क्लियर है? वो क्वेश्चंस तुम्हें करने बेटा, ठीक है। अब बाकी मैं क्वेश्चंस कराता हूं उसके अलावा भी। इनवर्स का वो समझ लो ना तुम, प्रोसेस क्या है। हाँ, इनवर्स का प्रोसेस कुछ नहीं है बेटा। मान लो तुम्हें एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और फंक्शन की तुम्हें डोमेन दी होगी और कोडोमेन दी होगी। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है, यहां पर इसको y लिखते हैं, ये x की टर्म में लिखा हुआ है। तुम्हें क्या काम करना है, x को राइट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, g ऑफ y हो जाएगा, ठीक। g ऑफ y होने के बाद तुम्हें क्या करना है, देख लेना कि जो इसकी डोमेन और कोडोमेन थी, जैसे a टू b थी, तो g की क्या हो जानी चाहिए, b टू a, ठीक है। अगर वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो तुम वहां पर बताओगी कि भाई इस वजह से नहीं हो रहा, या तो इसको चेंज कर दो, ठीक है। अगर वो बोले कि भाई फाइंड करना है तो फिर तुम उसे चेंज करके तब कर सकते हो। क्लियर है? जी फंक्शन आ गया। जी फंक्शन के बाद क्या कर लोगे तुम, गोफ ऑफ एक्स निकाल लोगे। ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, आई एक्स के इक्वल आना चाहिए। और अगर फोग ऑफ एक्स क्या आ जाए बेटा, फोग ऑफ वाई क्या आ जाए, आई वाई के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो जी फंक्शन है वो ही इनवर्स फंक्शन है एक्स का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कटी है वो, चलो कटी है तो कोई बात। देखो भाई, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, लेट एफ और जी, एफ और जी दोनों है आर टू आर, दोनों क्या है बेटा, रियल नंबर टू रियल नंबर। क्लियर है? और यहां पर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है बेटा हमारे पास मोड एक्स प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स है मेरे पास मोड एक्स माइनस एक्स। क्लियर? और तुम्हें बताना है, फोक फाइंड करना है और गो फाइंड करना है, ठीक है। करणवीर, क्वेश्चन देखा, समझा, कुछ समझ में आया? यस सर, ठीक है। देख रहा हूँ अभी सर। श्रुति जी, दीक्षा जी, कुछ समझ में आ रहा है इसमें, क्या करना चाहिए हमें? सर थोड़ा थोड़ा। देखो कुछ नहीं, दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों का कॉम्पोजिशन करना है। कॉम्पोजिशन मतलब कंबाइन करना है, एक ऐसा फंक्शन लेकर आना है जो दोनों का काम करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जैसे फोक का मतलब क्या होता है, फोक का मतलब होता है कि अगर हम पहले इनपुट पर जी फंक्शन लगाएं और उसके बाद एफ फंक्शन लगाएं तो क्या आएगा। क्लियर है? अब यहां पर बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिंस यहां पर क्या है, फंक्शन जो है, फंक्शन में हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है बेटा? श्रुति, मॉडुलस फंक्शन का पता है क्या होता है? नो सर। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना, कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये x आ जाएगा, जो भी इनपुट डालोगे वो सेम आउटपुट आ जाएगी, अगर इनपुट तुम्हारी क्या है बेटा, जीरो या जीरो से बड़ी है, ठीक है। और माइनस एक्स आ जाएगी अगर इनपुट तुम्हारी जीरो से छोटी, ठीक है। तो यहां पर दो केस बनेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और x इज लेस देन जीरो। तो यहां पर ट्राई करो खुद से कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है।
जीरो, फोग भी और गोफ भी दोनों जीरो आ रहे हैं। देखो भाई यहां पर तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें इतना पता है कि फोग एक्स इक्वल टू ये होता है। अगर तुम यहां पर जी एक्स डाल दोगे फंक्शन में, जी एक्स की वैल्यू डाल दोगे, जी एक्स क्या बेटा यहां पर ये है एफ ऑफ, ये हो जाएगा मोड एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर तुम थोड़ी गड़बड़ कर दो, क्योंकि मोड एक्स को फिर तुम्हें अंदर सोल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है तुम क्या करो, पहले gx और fx को देख लो है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनेंगी, वो दो कंडीशन क्या है पहले तो ये सबको पता होना चाहिए। क्या है बेटा, क्या है वो, कि भाई x जीरो से बड़ा या बराबर हो, और दूसरा इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, मोड x का मतलब ये है। तो पहली कंडीशन है हमारे पास इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो मोड x क्या हो जाएगा बेटा, मोड x x के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा f ऑफ x क्या होगा हमारे पास, f ऑफ x है मोड x प्लस x, तो मोड x की वैल्यू तो x आ गई, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। यहां तक कोई डाउट नहीं है। gx क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, gx हो जाएगा मोड x माइनस x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मोड x क्या होगा भाई, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मोड x x ही होगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक। दूसरी कंडीशन इफ x इज लेस देन जीरो, तो बेटा मोड x कितना हो जाएगा माइनस एक्स। तो जहां पर भी फंक्शन f में चाहे फंक्शन g में मोड x लिखा हुआ है वहां पर तुम्हें क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है। तो क्या हो जाएगा f ऑफ x, f ऑफ x हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, और g ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। अब देखो अब यहां पर अलग दोनों केसेस में अलग अलग फोग और गोफ आएंगे, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो फोग क्या होगा बेटा, फोग होगा हमारे पास, फोग होगा f ऑफ g ऑफ x, यही होगा। यहां तक किसी को डाउट, दीक्षा श्रेया करणवीर यहां तक समझ में आ गया। यस सर। यस सर। तो भाई अब क्या करना है, gx कितना है यहाँ पर जीरो है, तो मतलब हमें f ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, f ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फंक्शन में जहां पर x है वहां पर जीरो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। गोफ कैसे आएगा बेटा, गोफ क्या होता है, गोफ होता है पहले g लिखा है तो g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x कितना है बेटा 2x है, f ऑफ x कितना है 2x है। अब gx की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो, तो उसमें इनपुट कुछ भी डाल दो आंसर कितना आएगा जीरो ही आएगा। भाई यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि g फंक्शन ऐसा है उसमें इनपुट कुछ भी डालो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा इसका जीरो, क्लियर। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब x क्या है बेटा लेस देन जीरो है, तो अगर x लेस देन जीरो है तो फोग क्या होगा, फोग होगा हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x क्या है बेटा माइनस 2x। अब यहां पर f फंक्शन जीरो है, तो f फंक्शन में तुम कुछ भी इनपुट डाल लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो। ऐसे ही गोफ निकाल देंगे, गोफ क्या होगा बेटा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, तो बेटा ये कितना हो जाएगा f ऑफ x कितना है यहाँ पर, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है जीरो। तो अब g फंक्शन में जहां पर भी x लिखा है वहां पर जीरो पुट कर दो, तो ये है माइनस टू इंटू जीरो, माइनस टू एक्स है ना g ऑफ x, g ऑफ x क्या है बेटा माइनस टू एक्स, तो जहां पर भी x है वहां पर जीरो पुट कर देंगे क्या आ जाएगा। तो यहां पर दोनों ही केसेस में फोग और गोफ दोनों ही जीरो है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। दीक्षा यस श्रेया बेटा समझ में आया, यस सर। ओके। करण
यस सर। ना आए तो बता देना भाई, अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे ना, अगला अगला करो भाई। अगर अगला नहीं किया तो यार बड़ा बुरा लगेगा मेरे को। देखो इसमें डोमेन बताना है तुम्हें, ठीक है, डोमेन बताना है। चलो डोमेन वाला बाद में दूंगा, पहले यही दे देते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, अगर मेरे पास फंक्शन x है दैट इज मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x, क्लियर है। आरुष बेटा आए क्यों नहीं थे? यस सर। सर वो स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए। अरे बेटा स्कूल के एग्जाम्स का बहाना मत लो अब, स्कूल के एग्जाम्स हमेशा चलेंगे, और अभी तो कुछ भी नहीं है। बाद में तुम ये बोलोगे सर प्रैक्टिकल चल रहे थे इसलिए नहीं आए, फाइल बनानी थी इसलिए नहीं आए, ठीक है। जो इन चीजों पे चलोगे ना तो भाई डब्बा गोल हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, 1 घंटे में कुछ नहीं होता। यहाँ पर आकर फाइल बना लो कोई इशू नहीं है, बट क्लास अटेंड करो, ठीक है। ओके सर। तुम्हें निकालना है बेटा यहाँ पर, ये मैंने तुम्हें उसमें भी दिया हुआ है, जो मैंने अभी शीट भेजी है, गोफ ऑफ -7/3, गोफ ऑफ -7/3 माइनस फोग ऑफ -7/3। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, गोफ भी निकालना है और फोग भी निकालना है, ठीक है। बेटा इस फंक्शन के बारे में जानते हो? ऊपर वाला तो सबको पता है, मॉडुलस फंक्शन जो अभी आया था पीछे, ये फंक्शन क्या होता है दीक्षा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नहीं पता तो बोल दो, नहीं पता। सर ये तो क्लोज्ड ब्रैकेट्स है ना? हाँ क्लोज ब्रैकेट्स है। चलो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस, GIF है ना, ये बोलते हैं ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। सॉरी इक्वल टू 1 कह रहे, इक्वल टू x। जैसे देखो इसका मैं फिर से बता दे रहा हूं, देख लो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4.5, क्या लिखा मैंने? 4.5। अब नंबर लाइन पर तुम मुझे बताओ 4.5 कहां पर होगा भाई? अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो यहां पर होगा 4.5, यहीं पर होगा, ठीक है। 4.5 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 4.5 से छोटे इंटीजर्स हैं 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, ये सारे क्या है? छोटे हैं। ये सारे क्या बेटा? छोटे हैं ना, छोटे। इन सब में जो सबसे बड़ा है वही आता है आंसर। इन छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है? 4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 4 आएगा, ठीक। दीक्षा, दीक्षा नहीं बताएगी, श्रेया बताएगी। श्रेया बेटा इसका आंसर बताओ। -2.78, इसका आंसर क्या होगा? सर इसका छोटा बताना है या क्या? नहीं, जैसे फंक्शन तो वही है ना, जो फंक्शन यहाँ पर हुआ है वही फंक्शन यहाँ पर होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस ओपन ये क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, तुम बताओ। पक्का? गुड। करणवीर क्या होगा बेटा इसका आंसर?
करण, यस सर। करण बताओ आंसर। -2। -2। बेटा इसका आंसर देखो, ये -2.78। दीक्षा क्या होगा? -3 होगा। -2.78 यहीं पर होगा, यही होगा। इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? -3। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि ये फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देते हैं वही आंसर होता है। कभी इसका फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ दो, -2 लिख दो ना, वो गलत है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पर भी नंबर है उसके नंबर लाइन पर जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, रिलेशन फंक्शन बहुत मजेदार चैप्टर है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं इस पे कि भाई इसको अच्छे से कर लो बस। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसका ग्राफ बना सकते हो तुम? ग्राफ बना सकते हो इसका? कैसे बनेगा, बनाओ। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा कैसा बनेगा? सीढ़ियों जैसा बनता है ना सर? अरे ऐसे ही बना दो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ ठीक है, देखो भाई तुम तब तक इसे सॉल्व करो। ठीक है, देखो भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा, अगर ये मेरे पास है वाई एक्सिस। दीक्षा जी ग्राफ बनाना आता है? दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है यार, ये क्लास 11th में पढ़ाए थे मैंने, ग्रेटेस्ट। अरे रहने दो, ये पढ़ाया था, सिग्नम फंक्शन पढ़ाया था, मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था। तब तक ज्वाइन नहीं किया था। करण ने तो ज्वाइन किया हुआ था, दीक्षा ने भी ज्वाइन किया था शायद। देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे ही आगे तक जाएंगे। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 और ये आगे तक जाएंगे। ठीक है, एक बात बताओ मुझे जरा, सोचो अगर मैं 0 डालता हूं तो क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा आरुष अगर मैं 0 पुट करता हूं यहां पर? हाँ, सर 0। जहां पर x है वहां पर 0 डाल दिया तो आउटपुट क्या आएगा बेटा? सर 0। 0 आएगा। एग्री करते हो इससे? ठीक है। श्रेया, अगर मैंने 0.1 डाला तो क्या आएगा? सर -1। नहीं बेटा, 0.1 के जस्ट लेफ्ट में 0 आता है, पहला इंटीजर। ओह सॉरी। है ना? दीक्षा 0.7 डालूंगा तो क्या आएगा? 0। 0। 0.999 डालूंगा तब भी क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर पुट करता हूं, कोई भी नंबर पुट करता हूं, 1 नहीं लूंगा, 1 पे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो 0 से लेकर 1 तक अगर मैंने कोई भी इनपुट डाली तो y एक्सिस पर ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी आउटपुट 0 ही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मैंने 1 से लेकर 2 तक कोई भी इनपुट डाली, 1 से लेकर 2 तक, तो आउटपुट क्या आएगी बेटा इसकी? 1। 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 डालोगे तब भी 1 आएगा, 1.2 डालोगे तब भी 1 आएगा, 1.7 डालोगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, अगर मैंने 2 डाला, 2 से लेकर 3 तक कोई भी नंबर डाला तो आउटपुट कितना आएगा बेटा? आउटपुट कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं -1 से लेकर 0 तक 0 इंक्लूड नहीं करूंगा तो आंसर कितना आएगा? -1। -2 से लेकर 1 तक डालूंगा तो कितना आएगा? -2। ठीक है, -2।
-3 से लेकर बेटा -2 तक कहीं भी डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये चीज याद रखेंगे, क्लियर है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। यहां पर हमारे पास f(x) = mod x और g(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो गोफ क्या हो जाएगा बेटा, गोफ हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है बेटा, mod x। f ऑफ x क्या है, mod x। mod x डाल दिया बेटा मैंने, ठीक है। बेटा g फंक्शन क्या करता है, g फंक्शन क्या करता है बेटा, बताओ श्रुति बेटा, g फंक्शन क्या करता है, सोचो आराम से, ऊपर देखो ना, g फंक्शन का जो कार्य है ना वो यहां पर है, जो उसका वर्किंग है वो यहां पर पता चलता है। f फंक्शन का क्या वर्किंग है वो यहां पर पता चल रहा है। तो g फंक्शन का वर्किंग क्या है बेटा, g फंक्शन का वर्किंग क्या है, अगर नहीं पता है तो बोल दो कि सर नहीं पता। सर आई डोंट नो। हाँ, इंग्लिश में हिंदी में कैसे भी बोल दो बस। करणवीर, करणवीर तो 10 बार बोलो तब जाके एक बार बोलेगा। हाँ जी आरुष, देखो भाई, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना। जी हाँ बिल्कुल सही, जी फंक्शन का काम है कि जो भी इनपुट है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल, ठीक है। तो इनपुट क्या है बेटा यहाँ पर जी फंक्शन में, mod x। तो या ये क्या करेगा बेटा, mod x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई, हाँ जी। mod x का भी ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट मत समझना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अलग अलग है। अब ये यहाँ पर एज अ ब्रैकेट काम कर रहा है, यहाँ पर एज अ फंक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि इसका इस फंक्शन का जो सिंबल है वो ब्रैकेट ही है, क्लियर है। हाँ ये चीज ध्यान देना बेटा। चलिए भाई, बेटा तुमसे क्या पूछा है, गोफ में -7/3 डालो, ठीक है। गोफ में इनपुट क्या डालना है, -7/3। तो बेटा क्या हो जाएगा, 7/3 के मोड का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, क्लियर। बेटा 7/3 का मोड कितना होगा, 7/3 के मोड की आउटपुट क्या आएगी दीक्षा, 7/3। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर जिसको नहीं पता, -7/3 जो अंदर मैंने इनपुट डाला है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ -7/3। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर, 7/3। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 7/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बेटा 7/3 क्या होता है, 7/3 अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये 7 है, दिस इज 3, तो 3 2 जा 6 और ये 1 आएगा और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से ये तो 2.333 आ रहा है, यही आ रहा है बेटा। 2.333 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा श्रुति, 2.333 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर 2। 2 होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब हमने गोफ ऑफ -7/3 निकाल लिया। अब हमारे पास हमें निकालना है फोग। तो बेटा फोग क्या होगा, फोग ऑफ एक्स क्या होता है, फोग ऑफ एक्स होता है एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन, एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन। बेटा जी फंक्शन क्या है यहाँ पर, जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन क्या है बेटा, जी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो एफ फंक्शन में क्या इनपुट डालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब यहां पर बेटा तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, यहां पर एफ फंक्शन में इनपुट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एफ फंक्शन क्या करता है, जो भी इनपुट होगी उसका क्या करेगा, मोड ले लेगा। तो अब किसका मोड लेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मोड लेगा, यस और नो।
बात समझ में आ रही है? बस अब बेटा तुमसे फोग में किसकी वैल्यू पूछी है? -7/3 की। तो क्या करना है बेटा? -7/3 का पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और उसके बाद क्या करना है? मोड करना है। ठीक है आरुष बेटा, -7/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 7/3। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ ना -7/3 का। सर पॉजिटिव 7/3। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है ये नहीं पता? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है ये नहीं पता? नहीं सर। सर 2। 2 गलत। दीक्षा दीक्षा बताओ भाई। -3। सर -3। बिल्कुल भाई, -7/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? पहले तो ये देख लो, ये नंबर है 2.33। अभी बताया था कि भाई इस नंबर से जस्ट पहले कौन सा है इंटीजर? -3। भाई ये है 2.33 माइनस का, और इसके इधर पहला इंटीजर यही तो आता है -3। तो इसका आंसर कितना आएगा? -3। क्लियर है? तो बेटा क्या आ जाएगा अब यहाँ पर? -3 का मोड। बेटा -3 का मोड कितना होगा? 3 होगा। ये सुनो, -3 का मोड कितना होगा? 3 होगा। तो बेटा अब किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें? तुम्हें वैल्यू निकालनी है गोफ। -7/3 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। और फोग -7/3 की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी। तो आंसर कितना आएगा? -1। इसका आंसर कितना है बेटा? -1। समझ में आई बात? क्लियर है? हाँ जी, किसको नहीं आया समझिए। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको तुम्हें याद रखना है कि ये क्या है ये। ठीक है, अब कल पीयू आएगी, डंडे बजेंगे उसको। बोल रहा था ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, नहीं सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, ये कर लो ये वो कर लो। आ जाओ भाई, एक और फंक्शन पढ़ते हैं आज जो तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा। दैट इज ग्रेटेस्ट क्या, फ्रैक्शनल फंक्शन। पढ़ाइए फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। देखो भाई, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही फ्रैक्शनल फंक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारे ब्रैकेट चूज हो जाएंगे। सिंबल क्या है इसका? ये करली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ये करता क्या है भाई? जैसे हमें मोड फंक्शन में पता है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि जो नंबर लिखा है उससे लेफ्ट में जो सबसे पहला आ जाए इंटीजर वही आंसर होता है। लेकिन ये क्या काम करता है? ये काम करता है बेटा, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स पर मैंने क्या लगाया? फ्रैक्शनल फंक्शन लगाया, तो बेटा क्या आएगा? इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या आएगा? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, आया समझ? जैसे एग्जांपल डालो बेटा कुछ, इसको लिख लेंगे सब लोग। यस, इसीलिए इसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, देखो भाई एग्जांपल देखो, कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लेते हैं मैंने 1.23 डाला, इसमें कितना डाला बेटा? 1.23। तो बेटा क्या करेंगे? 1.23 को ऐसे ही लिख देंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। श्रेया 1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सर 1 1 होता है। तो
1.23 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.23। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने इसमें डाला 1.75 माइनस का, तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? 1.75 माइनस का, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से? माइनस 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आरुष, माइनस 1.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? सर 1। 1 क्यों होगा बेटा? 1 तो 1.75 के राइट -1 में होता है। -1 भी नहीं होगा, -1 भी राइट में होता है इसके। नंबर लाइन को -2 इमेजिन किया करो कि -1.75 कहाँ होगा और -1 कहाँ होगा। -2 इसका आंसर आएगा बेटा -2। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? -2। तो कितना हो गया बेटा ये? 2 माइनस 1.75 दैट इज इक्वल टू 0.25। दैट इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है? तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। इसका ग्राफ क्या बनेगा बेटा? इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ देखेंगे भाई। ग्राफ बड़ा इसका इजी है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है तुम्हें, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। देखो इसका ग्राफ बनेगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मान लो तुमने इसमें चलो डाला, फॉर एग्जांपल सी में तुमने डाल दिया -2। क्या डाल दिया? -2। इसका आंसर कितना होगा -2 का? -2 का आंसर कितना होगा दीक्षा? -2 का आंसर कितना होगा भाई? 1। तुक्का मार लो या तो सॉल्व करके बनाया है? सॉल्व करके। सॉल्व करके कैसे? सॉल्व करके कैसे आ गया ये? कितना था? -2 डाला है ना मैंने, -2 डाला है। तो करते क्या है, जो इनपुट है वो ऐसे ही लिखते हैं और उसमें से क्या माइनस करते हैं? इनपुट का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई -2 है और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 ही होगा। तो -2 + 2 कितना आया? 0 नहीं आया? समझ में आ रही है? 0 आ गया ना? फिर तुम्हारा 1 कैसे आ गया? देखो भाई, मैंने गलती से -3 ले लिया था इसमें। वाह। तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा 0 से 1। ये है 1, ठीक है। फिर यहां पर 1 से क्लियर, फिर इतना ही आ रहा है। यही बनेगा ग्राफ, ये कुछ और बनेगा? 0 और 1 के बीच में आउटपुट आएगी ना इसकी, यही बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। इस तरह से इसको आगे तक बनाते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया है। देखो मैंने तुम्हें एक शीट भेजी हुई है ना। उस शीट में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड लास्ट, इसे करो, ये मजेदार है। दिख रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9? ये कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
and R be the relation on n cross n. ठीक है, डिफाइंड बाय, क्वेश्चन है हमारे पास बेटा n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो R इज ऑन सेट n क्रॉस n, n क्रॉस n, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है a कोमा b r c कोमा d। ये क्या होता है बेटा, इफ एंड ओनली इफ AD B plus C is equal to BC A plus D, ठीक है। और प्रूव करना है R is an equivalence relation, प्रूव R is an equivalence relation, equivalence relation। ये क्वेश्चन किया है, हाँ जी, नहीं किया? देखो भाई ध्यान से देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आएगी, फिलहाल मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और मुझे एक रिलेशन बनाना है ऑन सेट ए, रिलेशन R ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा बेटा, किसका सबसेट होगा, यस करणवीर, कैमरे खुलवा दूंगा मैं, जल्दी बोलो। यस सर। किसका सबसेट होगा, R, अगर A सेट पर बना हुआ है तो बोलो दीक्षा। सर एक सेकंड। A क्रॉस A का सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं A इधर लिखता हूं, A इधर लिखता हूं, और यहां पर हो जाएंगे 1 2 3 और यहां पर हो जाएंगे 1 2 3, इनमें से कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं, ये ले लिए मैंने, ठीक है। तो बेटा R के जो R हमारे पास रिलेशन है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 एंड 2 3, ठीक है। मान लेते हैं अब क्या आएगा, R2 हमने एक रिलेशन बनाया, R2 इज ऑन सेट A क्रॉस A। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A क्रॉस A इधर भी और A क्रॉस A इधर भी, बात समझ में आ रही है। जैसे सेट A पर बना था तो सेट A इधर, सेट A इधर, फिर क्रॉस कनेक्शन किया। अगर A क्रॉस A पर बना हुआ है तो A क्रॉस A इधर और A क्रॉस A इधर, तो A क्रॉस A के एलिमेंट्स क्या क्या है बेटा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 और 3 3, यही होंगे बेटा A क्रॉस A के एलिमेंट्स, यही होंगे, ठीक है। सिंपल इनको भी इधर लिख दो, कॉपी कर दो भाई, ये लिख दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, मान लेते हैं इस दोनों का हो गया, फिर इन दोनों का हो गया, फिर इन दोनों का हो गया, ये हमारे पास एक रिलेशन R2 आया। तो R2 के एलिमेंट्स क्या होंगे, R2 के एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, R2 के एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 3, ठीक है, बात समझ में आई, 1 1 1 3, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये जो रिलेशन बना हुआ है ये भी कुछ इस तरह का ही बना हुआ है। एक और आएगा इसमें, कौन सा, 1 3 2 1, ठीक है, और एक क्या आएगा 2 2 2 3, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत, यस और नो, यस सर। जी, ठीक यस है। सर। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, हमें ऐसे नहीं बनाना, हम ये सारी चीजें तो कर नहीं सकते, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट
एलिमेंट्स का सेट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम तिगड़म बढ़ाएंगे। तिगड़म कुछ नहीं है, बस जो प्रूव करना है वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या प्रूव करना है बेटा, इक्विवेलेंस है तो हमें हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले एक केस आता है हमारे पास फॉर रिफ्लेक्सिव। किसका केस आता है बेटा, रिफ्लेक्सिव का केस आता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर हमारे पास R ऑन A बना हुआ है, ठीक है, अगर हमारा रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट है तो A कोमा A की फॉर्म में सारे रिलेशन में होने चाहिए, ये सुनो। लेकिन अगर हमारा रिलेशन ही n क्रॉस n पर बना हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास एलिमेंट्स क्या होने चाहिए कि A कोमा A, ठीक है, R A कोमा A, ये सेटिस्फाई कराना है हमें। A कोमा A रिलेशन में होंगे, A कोमा A रिलेशन में कब होंगे, जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। ये सुनो, इसकी कंडीशन ट्रू कर दो। जहां पर A लिखा है, देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, देख सकते हो ना। तो जहां पर A लिखा है वहां पर भी A लिख दो, जहां पर D लिखा है वहां पर भी लिख दो, जहां पर B लिखा है वहां पर भी लिख दो, सब कुछ लिख दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, A इंटू A और A प्लस A दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये B इंटू A और A प्लस A, और B की जगह A लिख दो। B की जगह क्या लिख देंगे, A। तो क्या हो जाएगा बेटा, A स्क्वायर इंटू 2A और ये भी A स्क्वायर इंटू 2A। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2A क्यूब दैट इज इक्वल टू 2A क्यूब। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो इसका मतलब है हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आई? अब दिक्कत ये आती है कि इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करें, इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करें। हो जाएगा, देखो भाई सिमेट्रिक के लिए मैं अलग से लिख दे रहा हूं, जिससे मुझे ABRCD क्या था भाई, क्या थी इसकी कंडीशन, AD B प्लस C इज इक्वल टू BC A प्लस D, है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बेटा, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, एनसीईआरटी में भी है तुम्हारे। फॉर सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए यही तो होना चाहिए कि A कोमा B R C कोमा D शुड बी इक्वल टू C कोमा D R A कोमा B। यस, सेम होना चाहिए कि नहीं, क्यों, अरे भाई देखो A कोमा B C कोमा D है, इस ये कंडीशन ट्रू कर रहा है, तो C कोमा D B कोमा A भी इस कंडीशन को ट्रू करे। ये है रिलेशन, कैसे इक्वल, रिलेशन तुम कह रहे हो कोई एलिमेंट्स इक्वल ना, बात समझ में आ रही है। मतलब इसका ये है कि चलो इसको, चलो मैं वैसे लिख देता हूं कि अगर ये रिलेशन में है, अगर A कोमा B R C कोमा D रिलेशन में है, ठीक है, तो C कोमा D कोमा A कोमा B भी रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा भाई देखो जरा इसको, देखो क्या है ये, हमारे पास है लेट्स से A कोमा B R C कोमा D। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है ADB प्लस C इज इक्वल टू BC A प्लस D। ध्यान से देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। इससे मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि C कोमा D R और A कोमा B भी सेम सेटिस्फाई करे। कैसे, मतलब यहां पर तीसरा नंबर, फोर्थ नंबर, और ये 1 2 3 4 ही कर देता हूं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो बेटा यहां पर क्या क्या आता है, 1 4,
और अंदर 2,3, यही तो है। तो मतलब क्या हो जाएगा, C इंटू बी शुड बी, और ये कितना आ जाएगा बेटा, D प्लस C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, BC है। BC कौन सा है बेटा, 2 और 3, तो यहां पर भी 2 और 3 कर दो। 2 और 3 क्या है, DA है, और अंदर क्या है बेटा, A प्लस डी मतलब 1 प्लस 4, तो क्या आना चाहिए, C प्लस B। ध्यान से देख लो, ये सुन लो, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से इसको बनाएंगे, ठीक। कैसे, देखो इसको रख देते हैं अभी साइड में, ठीक। उल्टा ही करना है ना हमें, हाँ उल्टा कर दो, चाहे चाहे इससे भी कर सकते हो। डी प्लस ए क्यों होगा, अच्छा यहाँ पर ए होगा, डी प्लस ए होगा ना ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, सेकंड और थर्ड क्लियर है। एक बार बताओ, इस ए डी को क्या मैं क्या करना है, यहाँ पर डी ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होती है ना, ये सुन लो। अच्छा, एडिशन भी कम्यूटेटिव होती है, ए प्लस बी को तुम बी प्लस ए लिख सकते हो, तो बेटा यहां पर बी प्लस सी लिखा है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, सी प्लस बी, ठीक है। फिर यहां पर जो क्या है, बी इंटू सी है, इसको भी कर दो, इसका मतलब क्या है, सी इंटू बी लिख सकते हो, उसको कम्यूटेटिव है। और यहां पर ए प्लस डी को क्या लिख सकते हो, डी प्लस ए लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो अब एक बात दो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि R1 इज इक्वल टू R2, तो इसका मतलब ये भी तो है R2 इज इक्वल टू R1, ये भी तो है इसका मतलब, हाँ या ना। अगर मैं इसको उठा के उधर रख दूं, उसको उठा के इधर रख दूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो बस इसको उठाकर इधर रख दो और इसको उठाकर इधर रख दो, तो क्या हो जाएगा, बी सी बी और डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए सी प्लस बी। अब देखो जरा, ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये जो लिखा था और ये जो है सेम है या नहीं, सेम ही है ना। तो बस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास C कोमा डी R A कोमा B, तो C कोमा डी और A कोमा B भी रिलेशन में होंगे। हाँ जी दीक्षा श्रुति, ये मुझे पता है थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ये दिखता खतरनाक है नहीं, लेकिन हाँ जी दीक्षा, नहीं आया समझ, सर थोड़ा थोड़ा आया। देखो कुछ नहीं, कि ये कहना चाहता है कि भाई पहला और फोर्थ नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड और थर्ड को जोड़ दूं, ठीक है, और वो सेम आता है किसके किसके, जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई हो और अंदर किसकी एडिशन हो, फर्स्ट और फोर्थ का एडिशन हो। तो हमें अगर b कोमा a प्रूव करना है, तो हमें c कोमा d और r a कोमा b की फॉर्म दिखानी है, कि वो भी अगर इसको सेटिस्फाई कर दी तो ठीक है, और मैंने इसी से करके दिखा दिया कि भाई करती है सेटिस्फाई, ये सुन लो, ठीक है। यस सर। देखो नहीं आएगा, घर पे बैठ के एक बार को फिर करना, फिर मैं करवाऊंगा दोबारा भी अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव की, किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या मतलब है, देखो भाई a कोमा बी आर सी कोमा डी अगर है रिलेशन, ठीक है, फिर c कोमा डी आर ए बी सी डी ई एफ ले लो, ई कोमा एफ, अगर ए कोमा बी सी कोमा डी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सी कोमा डी ई कोमा एफ भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए कोमा बी और ई कोमा एफ भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, यही तो मतलब होगा बेटा, करणवीर दीक्षा, यही मतलब Yes, होता है sir. ना,
भाई यस सर। ए अगर मैं इसको सिंगल सेट की फॉर्म में लूं तो ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी आ जाएगा रिलेशन में। ये सुन लो, हाँ या ना, क्लियर है? तो बस हमें इससे ही करना है। देखो भाई क्या होगा, इससे क्या आएगा बेटा, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, बताओ भाई क्या आ रहा था इससे? इससे आ रहा था ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक है, इससे क्या आएगा बेटा, इससे क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई सी एफ और बी प्लस सी। तो बी प्लस सी क्या हुआ यहाँ पर, डी, और देखो यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ फिर से, 1 2 3 4, पहले और फोर्थ वाले की मल्टीप्लीकेशन और 2 और 3 वाले की एडिशन। ठीक है, पहले और फोर्थ वाले की मल्टीप्लीकेशन, 2 और थर्ड वाले की एडिशन, इज इक्वल टू 2 और थर्ड वाले की मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और थर्ड पे क्या है, डी और ई है, और पहले और फोर्थ वाले का एडिशन, तो क्या हो जाएगा, सी और एफ का एडिशन। क्लियर है? ठीक है, हमें इन दोनों से क्या प्रूव करना है, हमें इन दोनों से प्रूव करना है भाई ये इनकी कंडीशन ये कब होंगे रिलेशन में, जब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कंडीशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी, जब कुछ इस तरह का हमें एक्सप्रेशन मिल जाए, कौन सा, ए एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ई ए प्लस एफ। यही है, यही होगा, यही है ना, पक्का? चेक कर लो, बी सी और ए प्लस डी। ठीक है, बी सी बी और ए प्लस एफ। चलो भाई क्या कर सकते हैं, देखो 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 क्या करें, कुछ हो पा रहा है यहाँ पर, बी प्लस सी है और हमें ए एफ चाहिए, ए बी सी डी से डिवाइड कर देते हैं, इसको ए बी सी डी से डिवाइड कर दें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें ये लेकर आना है, इसको एबीसीडी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय ए बी सी डी, क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा बताओ भाई, ए डी बी प्लस सी है, इसको तुमने ए बी सी डी से डिवाइड कर दिया, और इधर क्या है, बी सी ए प्लस डी, और इसको भी तुमने ए बी सी डी से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ए डी से ए डी कैंसिल, और इधर बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बचा बेटा, बी प्लस सी अपॉन बी सी, और इधर क्या बचा, ए प्लस डी अपॉन ए डी। अब क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग कर देते हैं, बी के नीचे बी सी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी, और सी के नीचे बी सी लिखेंगे तो 1 अपॉन बी, इसके नीचे लिखेंगे तो 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन ए, यही आएगा, यही आएगा ना। चलो यही काम इधर करो, इधर किससे डिवाइड करो बेटा, डिवाइड बाय क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, तो सी डी ई एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी प्लस ई, देखो सी एफ से तो सी एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी ई, और इधर सी प्लस एफ अपॉन सी एफ, तो कितना हो जाएगा भाई ये 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी और इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है? चलो अब तुम मुझे बताओ कि इनके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा आ पा रहा है कि वो सेटिस्फाई हो जाए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, थोड़ी देर रुक जाओ बस, अभी जो तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं ना, थोड़ी देर रोक लो बस। देखो भाई, अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं किससे, इसमें B है, E है, A है, F है, ठीक है, डिवाइड बाय A B E F, क्या बचेगा बेटा, A B E F से डिवाइड करके B प्लस E अपॉन BE और A प्लस F अपॉन AF, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन B
और ये कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/a। हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो भाई तभी वो चीजें सेटिस्फाई हो पाएंगी। 1/f 1/b 1/c, ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, इधर 1/e है, इधर 1/e है, इधर 1/b है, इधर 1/b नहीं है, तो क्यों ना इधर 1/b जोड़ लिया जाए। तो कर दो भाई 1/e प्लस 1/b, ठीक है, और जब 1/b इधर जोड़ा है तो 1/b इधर भी जोड़ दो, जोड़ दो भाई, जोड़ दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब ये इधर 1/d भी है, यस और नो? ठीक है सर, ऐड कर दिया इन दोनों को। अब एक बात बताओ, 1/e प्लस 1/b चाहिए हमें, तो 1/d को उधर लेकर चले जाओ, तो क्यों नहीं लेकर जाते, चले जाओ भाई, 1/f प्लस 1/c प्लस 1/b माइनस 1/f। उधर क्या क्या चाहिए, 1/f और 1/a, a है नहीं, c नहीं चाहिए मुझे, उधर c नहीं चाहिए, तो भाई गायब करो कुछ, यहां से गायब करोगे, कैसे गायब करोगे भाई, 1/f माइनस किसको लेके आओ, अरे नहीं नहीं रुको, सही तो है, देखो देखो ये 1/d था ना, ये 1/d लेके जाओ ना इधर, 1/d हो जाएगा ना इधर, तो 1/b माइनस 1/d कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/a माइनस 1/c हो गया। तो 1/f माइनस 1/d, 1/f माइनस 1/d की जगह क्या रख दो, 1/a माइनस 1/c, तो कितना हो जाएगा ये 1/, नहीं सही किया, अच्छा f और a प्रूव करना है ना, क्या लेकर आना है, f और a लेकर आना है, नहीं नहीं अरे इससे भी तो हो ही गया, देखो कैसे होगा, हमें क्या चाहिए इधर f और a चाहिए, तो क्या क्या गायब करना है, क्या क्या गायब करना है वो देखो, f है हमारे पास, और क्या चाहिए 1/a चाहिए मुझे, ठीक है, तो क्या यहां से गायब करना है मुझे, 1/f नहीं चाहिए, ये हो जाएगा, ये 1/f किधर है भाई, यहां से, यहाँ पे 1/f किधर से आ गया है, इसको करेंगे 1/b माइनस 1/d, 1/b माइनस 1/d कितना हो जाएगा ये 1/a माइनस 1/c, तो कर दो भाई इधर, ये हो जाएगा 1/b, ठीक है, माइनस 1/d, देखो ये दोनों में एक साथ लिख रहा हूं और ये दोनों एक साथ लिख रहा हूं, 1/f प्लस 1/c, इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन से जो निकाला है 1/b माइनस 1/d की वैल्यू कितनी है, 1/a माइनस 1/c, तो लिख दो 1/a माइनस 1/c और प्लस 1/f प्लस 1/c, 1/c से 1/c कैंसिल, क्या बचा 1/a प्लस 1/f, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1/e प्लस 1/b, यही प्रूव करना था, ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये समझ तो है नहीं होगा, है आया कुछ, अरे एक बार घर पे बैठ के खुद से कर लेना, हो जाएगा, तुमने क्या मारा है, हाँ हाँ डिवाइड ही करना है ना, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, हाँ सॉरी छुट्टी होगी, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, देखो भाई सुनो, हो गया ये, बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो देखो।